Good morning, dear students. So, last time we were talking about ionization enthalpy. हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे और हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि जब आप किसी न्यूट्रल गैशियस एटम में से उसके मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ध्यान से सुनिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से थे, कुछ याद है? बताइए कौन कौन से थे वो 5 फैक्टर्स। आपको मैंने बताया था एक डिपेंड करती है एटॉमिक साइज के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। दूसरा मैंने बताया था ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। तीसरा मैंने बताया था ये डिपेंड करती है पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। चौथा मैंने बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। और पांचवा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है या फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चा एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। चूँकि ये 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है तो अब हमें आज पढ़ना है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड, यानी कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड है, जैसे सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में क्या होता है? लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है। तो हमने बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। तो नॉर्मली ये फाइंड आउट किया गया कि पीरियड में जब भी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं क्योंकि 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिपेंड करती है। तो बट इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ ही करेगी। इंक्रीज़ इसलिए करेगी क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर, एटॉमिक नंबर 3 तो प्रोटॉन का नंबर 3, न्यूक्लियर चार्ज 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आपको बम्प्स मिलेंगे, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस डेफिनेटली आपको मिलेंगी। उन एक्सेप्शंस के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, और हमने पढ़ना है कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए हमने एक चार्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है लिथियम से हम सेकेंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। फिर बेरिलियम से बोरोन पे डिक्रीज कर गई, पर फिर उसके बाद बोरोन से कार्बन से नाइट्रोजन तक आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डिक्रीज कर गई, फिर ऑक्सीजन से फ्लोरीन से नियोन पे क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो ही जगह पे एक्सेप्शंस आई हैं। एक बेरिलियम के बाद डिक्रीज आया
आयनाइजेशन एनर्जी में, एक नाइट्रोजन के बाद डिक्रीज आया आयनाइजेशन एनर्जी में। तो आयनाइजेशन एनर्जी में दो ही जगह पे डिक्रीज आया, एक जब बेरिलियम से बोरोन पे जाते हैं और जब एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाते हैं। तो दो ही जगह पे आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आया, तो उसका हमने रीज़न अंडरस्टैंड करना है। पर सबसे पहले हम वन बाय वन चलते हैं, लिथियम से बेरिलियम तक चलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करने का कारण, एक तो लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा, बेरिलियम का साइज़ जो है वो छोटा है लिथियम के कंपैरेटिवली, और इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा होनी चाहिए। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, तो ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, FFO, फुली फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो हमें बहुत ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपने बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਰੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਰੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਰੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਸਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2px1 ਹੈ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ p ਆਰਬਿਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ s ਆਰਬਿਟਲ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ p ਆਰਬਿਟਲ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ज़्यादा ईजीयर होंदा है एज़ कंपेयर टू किहदे एस ऑर्बिटल दे। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੋਰੋਨ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। Next we will progress from boron to carbon and carbon to nitrogen। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਤੱਕ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਕ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਰਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ 6 ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ 7 ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ionization energy will increase while moving from boron to carbon and carbon to nitrogen, because when we move from boron to carbon, atomic size decreases, nuclear charge increases. Again, while moving from carbon to nitrogen, atomic size decreases and nuclear charge increases. So that is why ionization energy increases from boron to nitrogen. I'm very sure this is clear to you. So बोरोन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਕ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ
ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7 ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1s2 2s2 2p3 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਐਟਮ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਬਹੁਤ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2p ਦੇ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। I'm sure this is clear to you. इस करके when we move from nitrogen to oxygen, ionization energy decreases. Now once again, ऑक्सीजन से फुलरीन, फुलरीन से नियोन पे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पर नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है। नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਓਨ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2p6 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਓਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਓਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਓਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਇਹ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 540 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 1000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ। ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 900 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ 1200-1250, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ 1450 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁਲਰੀਨ ਦੀ 1600-1700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਨਿਓਨ ਦੀ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 500-550 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਓਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 2100-2200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਓਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਏ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ, ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਾਈਂਡ ਦ ਵੀਡੀਓ and listen this much attentively and carefully and ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ
वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड डेफिनेटली पढ़ लिया होएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपने वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड को रिवाइंड करके अच्छे से पढ़ लिया होगा। आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू रिवाइंडेड द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप कि आयनाइजेशन एनर्जी एक ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ we can select a group, say let us assume we have chosen a group 1, right? ग्रुप 1 में हमारे पास हाइड्रोजन को नहीं इंक्लूड करना, अल्कली मेटल्स को, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ठीक है, तो आपको क्या बताया था एटॉमिक साइज के बारे में कि जब हम नीचे जाते हैं तो शेल का नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे लिथियम में 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स होते हैं, पोटाशियम के 4 शेल्स होते हैं, रुबिडियम में 5 शेल्स होते हैं, सीजियम में 6 शेल्स होते हैं और फ्रांसियम में 7 शेल्स होते हैं। इसका मतलब ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर बच्चे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिथियम जो है उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करता है। और अगर नीचे चले जाएं, सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं करता जितना लिथियम करता है, क्योंकि शेल्स बढ़ गए हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया। फिर पोटाशियम में शेल्स का नंबर और इंक्रीज कर गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसको रिमूव करना ईजियर हो जाएगा। जब 5 शेल्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ईजियर हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजियर होगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये पहला कारण है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज क्यों करती है। दूसरा रीज़न हमने देना है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का। तो आपको मैंने बताया हुआ है जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं 3 या 4, उनमें स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाता और एटॉमिक साइज बड़ा भी हो जाता है। तो फिर अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा और साइज़ भी बड़ा हो गया, तो नेचुरली उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो कि बिग साइज़ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में है, जैसे रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में, तो जहाँ पे स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी पिक्चर में आ गया है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजियर होगा। सो एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। इसी तरह से स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट अगर इंक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट याद है ना आपको। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट में मैंने क्या बताया था, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट में मैंने बताया था कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने बाहर निकालना है। लेकिन ये जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक क्या बना देते हैं, शील्ड या स्क्रीन, पर्दा बना देते हैं। तो न्यूक्लियस का चार्ज
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। मोर ओवर ये जो पेनल्टीमेट शेल के यानी सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं। तो एक तो रिपल्शन हो गई, तो ये पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं कि जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। और दूसरा, ये जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने नहीं देते कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर ले। तो एज ए रिज़ल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ मोस्ट लूजली हेल्ड। अगर ये लूजली हेल्ड है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजियर होगा। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इनका एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लिथियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 520, सोडियम के लिए 496 डिक्रीज कर गई। पोटाशियम बड़े साइज का है, आयनाइजेशन एनर्जी और डिक्रीज कर गई 419। रुबिडियम और बड़े साइज का है, आयनाइजेशन एनर्जी और डिक्रीज कर गई। सीजियम और बड़े साइज का है, सिक्स्थ पीरियड में है, 6 शेल हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और भी डिक्रीज कर गई। इसका मतलब किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जनरलाइजेशन हमारे पास क्या है, जनरलाइजेशन ये है कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करती है और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज करती है। और आई मीन टू से पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਨਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਜਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਐਂਡ 2-3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ। I would humbly suggest everybody you must go through these two continuation variation of ionization energy in the period and variation of ionization energy in the group. You will understand this topic very, very nicely. In case you have a problem, you can tell me, you can talk me, and I am always available. Yours, Rajiv Sachdev. Thank you very much. Have a nice day. Good day, बच्चे.